Hello students, how are you? I hope you must be fine. So dear students, in today's video, once again I have come back with the same chapter of history of class 10th, that's chapter number 1. Okay, the rise of nationalism in Europe, जिसका जो सेकंड था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड वाला पॉइंट 2.2 वाला व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किसके लिए स्टैंड करता है, क्या है। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिबरल वर्ड। ओके, अर्ली इन 19th सेंचुरी जो यूरोप था, यूरोप में एक आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म वाज एडॉप्टेड। Okay, what was the ideology of liberalism in Europe in 19th century, इसके बारे में डिस्कस करते। Yes, जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म जो वर्ड है लिया गया है लैटिन रूट से, दैट मीन्स लिबर। लिबर मतलब होता है फ्री। अब लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए लिबरलिज्म मतलब होता क्या है। ओके, फॉर मिडिल क्लास लिबरलिज्म मीन्स होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स। ओके, एक्चुअली क्या था कि जो यूरोप था, यूरोप वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, वहां पर राजाओं का रूल चलता था। ओके, नोबिलिटीज का रूल चलता था, क्लर्जीज थे। ओके, तो वहां की जो पीपल थे दे वर नॉट एंजॉयिंग द फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम नहीं था। सो दे जो मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि मतलब लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, सबके लिए। ओके, फिर उन्होंने कहा कि इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। एक्चुअली क्या था, हमने देखा था कि जब प्रिंस जो क्वीन ऑफ किंग होते थे, जब वो रूल करते थे तो अपना खुद का दबदबा होता था, अपना खुद का पावर होता था, एंड द पीपल वर सपोज टू फॉलो। लोगों को क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस मिडिल क्लास पीपल, उनका कहना था कि लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि लोग के आगे सब कोई कैसे है, बराबर है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। फिर यहाँ पर अगर हम लिबरलिज्म्स की बात करें तो लिबरलिज्म्स को दो तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। कैसे? एक तो इन द पॉलिटिकल स्पेयर में पढ़ेंगे और एक इन द इकोनॉमिक स्पेयर में पढ़ेंगे। दोनों को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द सेम दैट इज इन द पॉलिटिकल स्पेयर। ओके, टू लिबरलिज्म्स बताया था, पहला है इन द पॉलिटिकल स्पेयर। इसके ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले दे एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। उन्होंने कहा कि अगर मान लो हमें नेशनलिज्म लाना है तो सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट बनेगी वह गवर्नमेंट किसके कंसेंट्स के बेस पे बनेगी, लोगों की राय के जरिए। ओके, लोगों की एडवाइस होगी, लोगों का ही कंसल्टेशन होगा, देन ओनली द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। Clear? Then next one they said that who are they? Middle class people. उन्होंने कहा कि ऑटोक्रेसी को खत्म किया जाए और गवर्नमेंट बनाई जाए, और गवर्नमेंट कैसे, लोगों के द्वारा। दैट मीन्स दे वर डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेसी। क्लियर? नाउ दे एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस। उन्होंने कहा कि जो क्लेरिकल जो मतलब बर्थ से जो प्रिविलेजेस इनको मिल रही, किनको मिल रही है, क्लर्जीज को, नोबल्स को, वो पूरी तरह से एबोलिश कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। ओके, देन दे सेड वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बना रहे हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ओके, और जब कभी भी गवर्नमेंट बनेगी तो उनमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे गवर्नमेंट के, वो थ्रू पार्लियामेंट इलेक्ट होंगे। कैसे होंगे? थ्रू पार्लियामेंट। ओके, फिर उन्होंने कहा कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वायलेट नहीं किया जाएगा, इनवायलेबिलिटी रहेगी उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज की। ओके, लेकिन ये सब चीजें तो उन्होंने लाया, किन लोगों ने लाया, जो मिडिल क्लास के लोग थे। किस लेवल पे? पॉलिटिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे एक तो उन्होंने गवर्नमेंट बनानी चाहिए बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। ओके, फिर ऑटोक्रेसी को खत्म किया, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म किया,
कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, देन गवर्नमेंट बनानी चाहिए तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की डिमांड करी, देन प्राइवेट प्रॉपर्टीज के सब हकदार। लेकिन अब इतना सब कुछ चेंजेस तो किया, उसके बावजूद भी वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमियां थी। कंप्लीटली 100% तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट कुछ रिफॉर्म्स किए गए जिसकी वजह से लोग इनको भी लाइक करना स्टार्ट किया। वहां पर कुछ चीजों की कमी थी, जैसे क्या थी, डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मतलब राइट टू वोट, जैसे आपने शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9th में, जहां पर राइट टू वोट भी था, टू गेट इलेक्टेड, अगर किसी को इलेक्ट होना था तो इलेक्शन लड़ने का भी हक था, बट दे हैड सम क्राइटेरिया। ओके, क्या क्राइटेरिया था कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, द पीपल हु आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे करते थे, उन लोगों को वोट करने का अधिकार था और उनको इलेक्शन में लड़ने का, कंटेस्ट करने का हक था। ओके, तो यहाँ पर वुमेन को राइट करने का अभी भी अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रांस में भी दिया गया था, बट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ही था। और व्हेन द बोनापार्ट के, नेपोलियन बोनापार्ट आया तो वापस से उसने अपने तरीके से रिफॉर्म्स किया और साथ ही साथ में वुमेन को जो राइट थी वोट करने के राइट्स थे वो भी छीन लिया गया था। तो इस टाइप से इन द पॉलिटिकल स्फीयर में जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने ये चेंजेस किए। यहां तक क्लियर हुआ? सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? इन द इकोनॉमिक स्फीयर। पहले हमने पढ़ा था इन द पॉलिटिकल स्फीयर, पॉलिटिकल लेवल पे क्या सुधार लाए गए, क्या चेंजेस लाए गए, वो अभी हमने समझा। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमिकली भी इसमें सुधार लाया। और ये जो चेंजेस लाने वाले लोग थे, हु वर दोस पीपल? दे वर फ्रॉम द मिडिल क्लास पीपल। कहां से थे? मिडिल क्लास पीपल। ओके, सो दे वांटेड टू हैव द फ्रीडम ऑफ मार्केट। जो मिडिल क्लास के जो लोग थे मोस्टली वो बिजनेसमैन थे, ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ओके, प्रोफेशनल्स थे। सो दे डिमांडेड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट में वो फ्रीडम चाहते थे ताकि वो इजिली क्या कर सके, अपना बिजनेस कर सकते। ओके, देन दे डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ स्टेट्स इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। क्या होता था, जब कभी भी वो बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, जब गुड्स और कैपिटल्स को एक्सचेंज करते थे और गुड्स को सेल करते थे, तो उनके ऊपर उनसे सर्टेन टैक्स लिया जाता था। ओके, वो टैक्स लिया जाता था, तो जिनकी वजह से इनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने में पैसा खर्च करते हैं और इनकम कम होता था। तो जो ये न्यू कॉमर्शियल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने डिमांड किया कि एक काम करते हैं, हम लोग यूनिफाइड इकोनॉमिक लाते हैं। क्यों यूनिफाइड इकोनॉमी लाएंगे? एक्चुअली होता क्या है, क्यों? वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि दे वांटेड टू हैव द यूनिफाइड इकोनॉमी, मतलब एक प्रकार की करेंसी, एक ही तरह की करेंसी, ताकि जब कभी भी वो बिजनेस करे उनके लिए इजी हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब क्या हो रहा है, उस समय यूरोप में क्या होता था, 39 स्टेट्स होते थे, प्रिंसली स्टेट, किंग के स्टेट्स होते थे, और हर स्टेट में अपना अपना कस्टम कल्चर्स होता था जहां पर इनको टैक्स पे करना होता था, स्पेशली इनको जो बिजनेस करते थे, बिजनेसमैन को। तो ऑलमोस्ट 39 स्टेट्स थे, 39 स्टेट थे, लेकिन वहां पर ऑलमोस्ट ओवर 30 करेंसीज वर यूज्ड। ओके, कितनी करेंसीज यूज की जाती थी? 30। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन यहां से, मान लो वो जाता है यहां पर बिजनेस करने, और जब यहाँ बिजनेस करता है तो ये अपनी करेंसी यहाँ पर यूज नहीं करेगा, या अलग करेंसी यूज करेगा। तो क्या होता था, इसके लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ता था। ओके, तो इनके लिए क्या था, एक ट्रेड बैरियर्स था, एक कस्टम बैरियर्स था, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि अगर मान लो हैम्बर्ग से लेकर न्यूमबर्ग तक, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, जैसे मान लो यहाँ एक बिजनेसमैन है और ये अपने गुड्स को ले जाके यहाँ सेल करना चाहता है। ओके, यहाँ पर ये सेल करना चाहता। अब जब यहाँ पर ये सेल करना चाहेगा तो क्या करेगा, उसको 11 कस्टम्स बैरियर्स से होकर जाना पड़ता था।
जब 11, जैसे मान लो वेरी सिंपल, एक यहाँ हो गया, फिर यहाँ से फिर क्रॉस करके यहाँ आ गया, यहाँ क्रॉस करके यहाँ, तो लाइक वाइज ऑलमोस्ट 11। तो हर जगह क्या करना पड़ता था, इसको टैक्स पे करना पड़ता था, और जो टैक्स होता था कितना परसेंट लगता था, 5% लगता था। दैट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ जब कोई बिजनेसमैन जा रहा है तो कितने कस्टम्स पास करके जा रहा है, 11 कस्टम्स ऑफ बैरियर्स पास कर रहा है। तब जब 11 कस्टम्स बैरियर पास करके जाएगा तो 5% तो उसके लिए बहुत सारा हो जाएगा। तो इनकम कितना होगा, कुछ नहीं होगा। तो इनकम को अब बढ़ाना है। अब ये बिजनेसमैन क्या हो गए, अब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, हम यूनिफाइड इकोनॉमिक लाते हैं। मीन्स क्या करेंगे, हम लोग सेम करेंसी फॉलो करेंगे, ताकि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बंद हो जाएगा और हम लोग एकजुट होकर क्या करेंगे, आसानी से अपना ट्रेड कर पाएंगे। तो ये जब फीलिंग्स इनके माइंड में डेवलप हुई, तो ये अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नेशनलिज्म्स के टुवर्ड्स जा रही है। ओके, जहां पर यूनिटी लाने की बात की जा रही है। तो दैट्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टुक प्लेस। इस तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के माइंड में यूनिफिकेशन या एकता की बात आने लगी, जिसमें वो नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप होने लगी, एक राष्ट्रवाद की उनके माइंड में डेवलप होने लगा। यहां तक क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे नीडेड यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जिससे क्या होगा, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको उसमें कंफर्टेबल रहेगा और इजी हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या था, 1834 में वहां पर कस्टम यूनियन और जॉलवेरिन वाज फॉर्म्ड। ओके, इन 1834 में याद रखना, कस्टम यूनियन, जॉलवेरिन मतलब यूनियन, एक यूनिटी, ओके, बनाई गई थी। किसके द्वारा? प्रशिया। और प्रशिया ने जब इसको एक यूनिटी बनाई, कस्टम यूनियन बनाया, तो उसमें बहुत सारे जो जर्मन स्टेट थे वे भी उसको ज्वाइन कर गए। जब जर्मन स्टेट और प्रशिया आपस में मिलकर कस्टम यूनियंस बनाते हैं, तो जो टैरिफ बैरियर्स थे उन्होंने उसको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया और खत्म कर दिया। फिर जो करेंसीज थी, नंबर ऑफ करेंसीज थी जो कि 30, जैसे अभी हमने पढ़ा 30 थी, उस 30 करेंसीज से उन्होंने उसको रेड्यूस करके कितना बना दिया, 2। तो पहले कितनी करेंसीज थी, ओवर 30, अब वहां पर कितनी हो गई, 2। ओके, देन दे ऑल्सो इम्प्रूव द नेटवर्क ऑफ रेलवेज के नेटवर्क को इम्प्रूव किया, और इस टाइप से वहां पर नेशनल यूनिफिकेशन लाया गया इन एंटायर यूरोप में। ओके, जब एंटायर यूरोप में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन यूनिफिकेशन लाया गया, यूनिटी लाई गई, तो जो ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रोथ हो रही है इन द माइंड्स ऑफ द यूरोपियन पीपल। तो यूरोपियन पीपल अब नॉलेज मिल गया उनको कि नहीं, हमें भी क्या करना पड़ेगा, ऑटोक्रेसी से छुटकारा पाना पड़े। तो ये जो वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म थी, ये कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को भी इफेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से जो लोग थे वहां पर उनके माइंड में नेशनलिज्म डेवलप होने लगा। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you might have understood the concept, that is what did liberal nationalism stand for. Liberal nationalism किस चीज के लिए stand होते हैं उसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। So dear students, if you like my video, then if you really love and like my video, then share it with your friends and subscribe also. Okay, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतो वाया सर की क्लास के साथ में। Thank you. Have a nice time ahead.